वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त टीम सलमान ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर्स के सलमान आरिफ है। इनके जो स्टेप्स होते हैं मॉर्गेज के हवाले से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फीडबैक्स हमें आते रहते हैं। सलमान भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ ज़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो क्विक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। जो डिपॉजिट है या डाउन पेमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मॉर्गेज के हवाले से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं आपको एक क्विक सा आंसर देता हूँ कि मॉर्गेज के अंदर 3 ऑब्स्टिकल्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। एक डाउन पेमेंट, एक क्रेडिट और एक एम्प्लॉयमेंट। और इन तीनों की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग अक्सर डाउन पेमेंट अपने बैंक में रखते हैं जिसमें वो हर तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और वो डिपॉजिट्स कर रहे होते हैं और वो विड्रॉल कर रहे होते हैं। बैंक टेक्निकली 3 मंथ्स की हिस्ट्री मांगता है, 90 डेज़ की हिस्ट्री मांगता है डाउन पेमेंट की। और जब हम बैंक को क्लाइंट से वो हिस्ट्री लेकर बैंक को प्रोवाइड करते हैं तो बैंक उसमें क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देता है कि ये डिपॉजिट हुआ, कैश डिपॉजिट फॉर 1500, 2000, वट एवर। सो एनी डिपॉजिट ओवर 1500 बैंक उसकी जस्टिफिकेशन मांगता है क्लाइंट से। सो बेटर ये है कि उस डाउन पेमेंट को आप किसी एक ऐसे अकाउंट में रख दें, सेविंग्स अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में जिसमें आपकी लेस ट्रांजैक्शंस होती हों और उसको आप सिर्फ घर के लिए ही यूज़ करने के लिए वहाँ पर रख दें। परफेक्ट, ग्रेट। इसका मतलब कि जी वो मिक्स ना हो ना, ताकि उसके बाद उसको जस्टिफाई करना मुश्किल, ताकि एट द एंड में जब आपके पास चाबी लेने का टाइम हो तो आपको ये इशू ना हो कि अब बैंक क्वेश्चन करना शुरू कर रहा है। एग्जैक्टली। देखिए रीफाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हवाले से, मॉर्गेज के हवाले से? क्योंकि मैं खुद भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने मॉर्गेजेस को ऑलमोस्ट 50% पे ऑफ किए या उनके घर में बड़ी इक्विटी बैठी हुई है। तो वो जो रीफाइनेंस है उसकी क्या वैल्यू है अगर एक होम ओनर को पता नहीं है कि जी अगर मैं इसको रीफाइनेंस करता हूँ उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? रीफाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कनाडा में आपकी अर्निंग जितनी भी हो, आपकी सेविंग्स नहीं होती अनलेस आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? जब आपके पास इनकम एक लगी बंदी है। तो बेसिकली आपके घर में जो इक्विटी मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा की बात ही नहीं करते, वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम 100,000 की बात करें। हम बात करते हैं कि आपके घर में $50,000 की इक्विटी मौजूद है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? वो $50,000 अगर आप बैंक में अपने मॉर्गेज के अंदर छोड़े रखें और उसको टच ना करें तो उस 50,000 की वैल्यू आज के 2 साल के बाद क्या होगी आपकी नज़र में? 50,000 ही होगी। वो 50,000 का नंबर 50,000 ही होगा वहां पर जो आप आज टच नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड अगर आप वो $50,000 निकाल के किसी रियल एस्टेट के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने अगर वो इन्वेस्ट कर दिए तो आज के 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की जो आपने आज खरीदी है उसकी वैल्यू क्या होगी? सो बेसिकली आप स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। अपनी इक्विटी से पैसे निकाल के आपने नए प्रोजेक्ट में लगाए और 2 साल के बाद वो 50,000 100,000 में कन्वर्ट हो गया। आप उसको इन्वेस्ट, बेसिकली आप उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आप एक अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में रख रहे हैं, राइट? लेकिन लोग इसको इस तरीके से सोचते नहीं है। डेफिनेटली वो तो इसको एज ए जो है ना, वो कहते हैं हम इसको स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली लायबिलिटी। नो नो नो, वो एक अकाउंट में है, वो दूसरे अकाउंट में आ गया पैसा। नहीं, डेफिनेटली। और मैंने ये देखा हुआ है कि जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है ना, पहले तो जब वो लैंड करके आते हैं तो वो बिल्कुल एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं, पता नहीं है रहना है, जाना है, क्या करना है। और बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि बस 3 साल में हम पासपोर्ट लेके हम उसके बाद हम चले जाएंगे, लिहाजा वो परचेज नहीं करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जब 4-5 साल के बाद पता लगता है उनको कि जी अब तो रहना है हमने, इट्स टू लेट। जो उन्होंने 4-5 साल में लूज़ किए हैं, मतलब उसको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन। तो बीइंग अ मॉर्गेज ब्रोकर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस वजह से घर नहीं लेते कि हमें यहाँ से सिटीजनशिप लेके चले जाना है, 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम है वो, या वो लोग जो लोग डरते हैं कि हम मॉर्गेज को अफोर्ड कैसे करेंगे, सब बिग नेम, राइट, कि घर को ओन करना या मॉर्गेज को ओन करना, उन दोनों के लिए और वो लोग अगले 4-5-6 साल जितने अरसे भी होते हैं और रेंट पे ही रहते हैं। सो बेसिकली दे आर पेइंग समबडी एल्स मॉर्गेज, वो किसी और की मॉर्गेज पे कर रहे होते हैं। सो अगर आपको 2 चीज़ें होगी इसमें, अगर आपको जाना भी है 5 साल के बाद तो आप किसी और की मॉर्गेज क्यों पे करें? अगर आपको 5 साल के बाद जाना ही है तो आप 1 साल के बाद जब क्वालिफाई होते हैं तो अपना घर ले लें और अगर जा रहे हैं तो जाने से पहले उसको सेल आउट कर दें,
या उसको रेंट आउट कर दें, और बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और दूसरे जो लोग रेंट पर रहते हैं और इस वजह से नहीं जाते कि वो डरते हैं कि मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बेसिकली क्वालिफाई भी कर रहे होते हैं और वो मॉर्गेज अफोर्ड भी कर रहे होते हैं, और जितना वो रेंट पे कर रहे होते हैं उससे कम की मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हैं वो। और अगर वो क्वालिफिकेशन में देखेंगे जितनी वैल्यू के घर में वो रह रहे हैं, अगर सिमिलर वैल्यू के घर को वो परचेज करते हैं तो उनकी मॉर्गेज शायद उस रेंट से कम हो। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा दो एक्सपीरियंस तो मेरे साथ हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं यहाँ पर जो 19 साल से रेंटल में रहे हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने अर्ली 2000 में होम परचेज़ किया, उसके बाद वो बैक होम जाके रह रहे हैं, लेकिन उनके मॉर्गेज को कोई और पे कर रहा है। इमेजिन करें अर्ली 2000 से लेके अभी तक जो परचेज प्राइसेस इतनी एस्केलेट हुई है, तो वो सारा बेनिफिट उनको मिला है। यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइलेज। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर करें। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको बूस्ट करेंगे, रेस्ट आपके अपने ऊपर है कि आपने किस तरह प्रोसीड करना है। यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस।